नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 26 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो हम डिस्कशन स्टार्ट करें। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और एक देखो यहाँ पे जो इशू है ना, ये अफगानिस्तान का है। पिछले हफ्ते भी अफगानिस्तान का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इस आर्टिकल में ना अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, 4-5 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाया जाता है। ये बोला जाता है कि 2001 से लेके 2021 के बीच में यूएसए का इंटरवेंशन था अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे कहने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन तालिबान लगातार कोशिश कर रहा था सत्ता पर कब्जा करने की। वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बट इस 20 साल के पीरियड में ना कम से कम महिलाओं को राइट्स मिले थे, महिलाओं की सिचुएशन अच्छी थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला था और एक महिला कैंडिडेट तो इवन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन भी लड़ी थी। लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया ना, पहली तो बात यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने ना सीधा दोहा में ना तालिबान के साथ डील कर ली, ये सोच के कि तालिबान ही असली अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूएसए ने अपना फ़ायदा देखा कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना है तो तालिबान के साथ डील कर लेते हैं। लेकिन बदले में यूएसए ने तालिबान से कुछ मांगा नहीं। कम से कम यूएसए को प्रोमिस लेना चाहिए था कि तालिबान जो है वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देगा, वुमेन को तंग नहीं करेगा। लेकिन नहीं, यूएसए ने ऐसा कोई प्रोमिस नहीं किया और तालिबान को खुला रास्ता दे दिया कि आप सत्ता में आओ तो कुछ भी कहर ढाओ जनता पे, कोई पूछने वाला नहीं है। और वही हुआ। 2021 में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद तो देखो करंट सिचुएशन ऐसी है, महिलाओं पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। लड़कियों को स्कूल में जाना मना है, कॉलेज में जाना मना है। महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। पब्लिक स्पेस में वो दिखाई नहीं दे सकते। आज अफ़गानिस्तान को देखो ऐसा लगता है सबने छोड़ दिया है। तो जिस अफ़गानिस्तान का किसी समय में ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ग्रेट गेम अफ़गानिस्तान के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि अलग अलग पावर्स अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए लड़ रही थी, तो ये ग्रेट गेम इसे कहा गया था। बट आज आप कह सकते हो ग्रेट अबेंडनमेंट, मतलब सब ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है और कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है अफ़गानिस्तान में, चाहे तालिबान कुछ भी करे, कितना ही कब्जा करें। जहां यूरोप और यूएसए का बिल्कुल ध्यान नहीं है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उन्होंने तालिबान को एक प्रकार से मान लिया है कि हाँ यही सरकार है अफ़गानिस्तान की। इंडिया ने शुरुआत में इनडायरेक्टली नहीं माना था, मतलब इनडायरेक्टली ना मानने का मतलब तालिबान को अधिकार नहीं दिया था कि वो इंडिया में एम्बेसी में अपना एनवॉय अपॉइंट कर सके। लेकिन अब इंडिया ने इजाज़त दे दी है कि तालिबान अपना राजदूत इंडिया में अपॉइंट कर सकता है। तो इनडायरेक्टली अब इंडिया ने भी मान लिया है कि हाँ तालिबान लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, तभी तो उनको इंडिया में अपना एनवॉय अपॉइंट करने की इजाज़त दी है। इंडिया ने मान लिया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान अभी परमानेंट हैं, अभी वो रहेंगे, जाने वाले नहीं हैं। बट राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है, तालिबान भी फैक्शंस में डिवाइडेड है। एक तरफ देखो तालिबान का फैक्शन है हक्कानी नेटवर्क और दूसरी तरह कंधार के क्लरिक्स, तो दोनों के बीच में फाइट चल रही है। काफ़ी सीरियस डिफरेंसेस हैं। तालिबान भी 2 टुकड़ों में बंट सकता है। फिर देखो इंडिया का ये कहना है कि देखो अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करनी है तो कम से कम हमें तालिबान के साथ में कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा। राइटर बोलते हैं जब देखो 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान सत्ता में था ना अफ़गानिस्तान में, तब भी हमने लोगों की मदद की थी, लेकिन तालिबान को हमने स्वीकार नहीं किया था। तो वैसा ही इंडिया कर सकता है। इंडिया तालिबान में महिलाओं के राइट्स के लिए ओपनली आवाज़ उठा सकता है। तालिबान को अपोज करने वाले जो लोग हैं उनको इंडिया प्लेटफॉर्म दे सकता है, जगह दे सकता है। राइटर की बातें थोड़ी देखो आइडियल ज़्यादा हैं। इंडिया इतनी सारी प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है। एक और प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में इंडिया नहीं खोलना चाहेगा कि तालिबान की सरकार को नाराज़ करे। अब इंडिया थोड़े मज़े ले रहा है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इंडिया ये आइडियलिज़म वाली रणनीति अभी नहीं अपनाने वाला है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियलिज़म अब इंडिया छोड़ चुका है। सच्चाई तो देखो यही है। तो ये ऐसी बातें हैं अफ़गानिस्तान से संबंधित। कोर्ट देखें आज का, योर वर्स्ट सिन। अच्छा, आर्टिकल तो मैंने बताया नहीं, तो ये आर्टिकल तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कस कर ही लिया।
इसके बाद पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित, दूसरा एल्डर्स के अगेंस्ट बढ़ रहे क्राइम से संबंधित, तीसरा हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ रही है इस इशू से संबंधित। अब कोट देख लेते हैं। योर वर्स्ट सिन इज डैट यू बिट्रेड योर सेल्फ फॉर नथिंग। क्या मतलब है इस कोट का? सिन यानी पाप का मतलब देखो यहां पे धार्मिक अर्थ में नहीं है, यहां पे ये कोट इशारा करता है अपनी गलतियों की तरफ। सबसे बड़ा पाप देखो ये नहीं है दूसरों को धोखा देना या फिर झूठ बोलना, बल्कि सबसे बड़ा पाप है अपने आप को धोखा देना। जैसे देखो एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो जानता है कि उसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, लेकिन फिर वो डिस्ट्रैक्शंस के आगे, मोबाइल के शॉट्स के आगे घुटने टेक देता है, ये खुद से बेवफाई है, खुद को धोखा देने वाली बात है। अक्सर हम देखते हैं जैसे अभिषेक प्रकाश जो आईएएस ऑफिसर था जिसने रिश्वत मांगी सोलर प्लांट लगाने के लिए, उसने अपनी वैल्यूज़ के साथ में धोखा किया, इंटीग्रिटी के साथ में धोखा किया। किस लिए? फॉर नथिंग, चंद पैसों के लिए अपनी इंटीग्रिटी बेच दी, अपना ज़मीर बेच दिया। ये सबसे बड़ा पाप है, अपने आप को धोखा देना। और किसके लिए? फॉर नथिंग। पैसा यहीं रह जाना है। एक लेवल के बाद में देखो वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोगों का फोकस देखो टेम्परेरी प्लेजर या फिर छोटे से कंफर्ट पे ज़्यादा होता है, जिसके लिए वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, अपने आप को धोखा दे देते हैं। तो ये कोट है। आप क्या सोचते हैं इस कोट के बारे में, आप भी बताइए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो भारत को आज़ाद हुए ना 76 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। कहने को भारत एक संवैधानिक देश है और बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है अब समाप्त हो चुका है। बट देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब होता है हाथ से ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट को उठाना, या फिर सीवर साफ करना, या फिर हाथों से सेप्टिक टैंक की सफाई करना। ये सब आते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर। एक तरफ देखो हमारा देश एआई अडॉप्ट कर रहा है, नई नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। दूसरी तरफ देखो भारत की ये भी एक तस्वीर है कि आज भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो देखो हाथों से दूसरों के ह्यूमन वेस्ट को साफ करते हैं, सीवरेज की सफाई करते हैं। और दिक्कत जानते हो क्या है? कुछ ही कास्ट के लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये काम करें, मतलब कुछ कास्ट के लोगों को मैनुअल स्क्वेंजिंग से जोड़ दिया गया है। ये देखो एक सिस्टमिक ऑपरेशन है, कुछ कास्ट के लोगों का ये एक सिस्टमिक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन जो है काफ़ी प्रयासों के बावजूद, कहने को सरकार कहती है हमने एक्ट बना दिया है 2013 का, कहने को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हमने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन देखो आज भी 21वीं शताब्दी में मैनुअल स्क्वेंजिंग ना सिर्फ हो रही है, बल्कि वो लोग जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं उनकी जान भी जाती है। 18 मार्च 2014 का दिन, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पर्सन जिसका नाम था पंथलाल, वो सीवर साफ कर रहा था और उसकी डेथ हो गई। पंथलाल की देखो 4 बेटियां हैं, एक बेटा है और अब एक विधवा पत्नी है। बिना किसी सहारे के अब पूरा परिवार हो गया है और सिस्टम का क्या जवाब है? पूरी तरह से सन्नाटा। कोई नहीं बोला, मीडिया में कोई खबर नहीं आई, कोई नहीं रोया, सिर्फ परिवार के अलावा। क्यों? क्योंकि एक मैनुअल स्क्वेंजर की डेथ हो गई। अब बताओ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर सिस्टमैटिक मर्डर? बताइए। सरकार कहती है हमने 2013 में एक कानून बनाया। 2013 का कानून देखो हर प्रकार की मैनुअल स्क्वेंजिंग पे बैन लगाता है। इस एक्ट के अनुसार मैनुअल स्क्वेंजिंग पूरी तरह से इलीगल है। मतलब देखो किसी भी इंसान को हाथ से सीवर या फिर टॉयलेट साफ करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बट देखो रहने दो, क्योंकि 2013 के बाद भी मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई गई है। क्या कभी किसी ठेकेदार को सजा हुई है? क्या कभी एम्प्लॉयर को सजा हुई है मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए फोर्स करने के लिए? नहीं, किसी को भी नहीं हुई है। मतलब कानून सिर्फ देखो लिखने की बात है। अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग इलीगल है तो अब तक लोग क्यों मर रहे हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से? क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए होता है? शायद देखो यही।
इस सिलसिले में देखो मद्रास हाईकोर्ट ने ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी। मद्रास हाईकोर्ट ने यह बोला, अगर देखो एक आदमी सीवर में भेजा जाता है सीवर साफ करने के लिए, दूसरों के ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ करने के लिए, तो ये एक नौकरी नहीं है, बल्कि देखो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब ये सिर्फ मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं, बल्कि ये मॉडर्न डे की अनटचेबिलिटी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। कहने को संविधान में आर्टिकल 17 है, बट ये इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि देखो जो एक बार मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम कर लेता है ना, फिर उसको दूसरी जगह जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके साथ में स्टिग्मा अटैच हो जाता है, तो उसको मजबूरी में फिर यही काम करना पड़ता है। और पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम से जोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कितने लोगों की डेथ हुई है? देखो असल में ना 2021 में 58,098 मैनुअल स्क्वेंजर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन असल संख्या बहुत ज्यादा होगी। इतने तो सिर्फ पेपर्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। 2017 से 2030 के बीच में 400 प्लस मैनुअल स्क्वेंजर्स की डेथ हो गई जो सीवर वगैरह साफ कर रहे थे, और आज तक एक भी एम्प्लॉयर को पनिशमेंट नहीं मिली, आज तक एक भी एम्प्लॉयर का कन्विक्शन नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि देखो सरकार ने योजनाएं नहीं चलाई, सरकार ने काफी सारी स्कीम्स चलाई हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए, मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए। जैसे सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स। इसमें क्या है, ये देखो ये जो स्कीम है ना, ये देखो प्रोविजन करती है कि जो लोग आज मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए काम कर रहे हैं ना, उनको देखो स्किल वगैरह देके दूसरे बिजनेसेस में शिफ्ट किया जाए या फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाए, ताकि वो अल्टरनेट जॉब्स, दूसरी जॉब्स फाइंड आउट कर सके। तो ये है पहली स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन। मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म करने के लिए और मशीन बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ये मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन। वैसे तो साफ सफाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए भी प्रोविजन किया गया कि जब वो सीवर की सफाई करते हैं तो मशीनों से करें। फिर तीसरे नंबर पे है नमस्ते स्कीम, ये 2022 में आई थी। ये क्या है, ये देखो मैनुअल स्क्वेंजर्स को ना ट्रेनिंग देने के लिए है कि आपको कैसे मशीनें यूज करनी है, कैसे आप मशीन्स का अच्छा उपयोग करके सेफ रह सकते हो और आपको सीवर में उतरने की जरूरत ना पड़े। तो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए स्कीम थी नमस्ते स्कीम। बट देखो ग्राउंड रियलिटी ना बिल्कुल अलग है, प्रॉपर फंड्स नहीं पहुंच रहे हैं इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो लोग मर रहे हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए उनको अनदेखा कर दिया जाता है। सरकार उन चीज़ों पे, उन इंसिडेंट्स पे कुछ बोलती नहीं है। वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़, टेक्नोलॉजी का आज भी अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है सीवरेज वगैरह को साफ करने के लिए। जापान और स्वीडन जैसे देशों में ना सीवरेज क्लीनिंग के लिए 100% मशीनों का यूज़ होता है, यानी कोई भी पर्सन सीवर में उतरता ही नहीं है, टोटली मशीन यूज़ है। तो जब देखो जापान और स्वीडन में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? दूसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अगर देखो एक भी इंसान सीवर में मरे तो देखो उसकी कंपनी या एम्प्लॉयर को के खिलाफ ना डायरेक्ट क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए, उसका कन्विक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि ना एक डर पैदा हो एम्प्लॉयर्स में और वो किसी को फोर्स ना करें सीवर में उतरने के लिए। अब फोर्स देखो डायरेक्टली कई बार नहीं होता। अब मैंने आपको बताया, देखो कई बार ना इंसान की मजबूरी होती है। अब कोई मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला पर्सन है, उसके साथ में स्टिग्मा अटैच हो गया कि ये तो सीवर साफ करता है, उसको किसी दूसरी जगह पे जॉब मिल ही नहीं रही है। अब वो देखो इनडायरेक्टली सिस्टम की वजह से मजबूर है, उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही है, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, उनका पेट भरना है, तो उसको मजबूरी में सीवर में उतरना पड़ता है। यही तो है सिस्टम का ऑपरेशन है ये। फिर नेक्स्ट है अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के आधार पे जो भेदभाव है बंद हो, और मैनुअल स्क्वेंजिंग को पर्टिकुलर कास्ट के लोगों से जोड़ के देखा जाता है वो ना जोड़ा जाए। फिर सबसे लास्ट में, जो आज के समय में अभी मैनुअल स्क्वेंजर्स है ना, उनके लिए सीरियसली नई जॉब चलासी जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके लिए नई जॉब्स के लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और देखो सिर्फ बातें ना हो, दूसरे सेक्टर्स में उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तभी वो मैनुअल स्क्वेंजिंग छोड़ेंगे, अदरवाइज उनका छोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ गए? लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है,
देखो संविधानिक वैल्यूज को ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन तो है संविधान में, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो संवैधानिक वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना देने से सरकार का काम खत्म नहीं हो गया है, अब उसको सीरियसली इंप्लीमेंट भी करने की आवश्यकता है। वैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकसित भारत की, लेकिन कैसे भारत विकसित बनेगा जब एक तरफ लोग अमीर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है किसी दूसरे का ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एल्डर्स के अगेंस्ट यानी बुजुर्गों के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इस इशू से संबंधित हैं। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ना एक बुजुर्ग कपल की हत्या कर दी गई। ये देखो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने देखो सोसाइटी की जो कंसाइंस थी ना उसे झकझोर के रख दिया। मतलब हम हमारे बुजुर्गों को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट नहीं था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि एल्डर्स के अगेंस्ट जो क्राइम है लगातार बढ़ रहे हैं, खास करके बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। लेकिन क्वेश्चन उठता है रीजंस क्या हैं? तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि एल्डर्स ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हैं, कौन क्राइम्स करते हैं एल्डर्स के अगेंस्ट, और कैसे हम एल्डर्स के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो दूर कर सकते हैं। सबसे पहले कौन से क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं एल्डर्स के अगेंस्ट? सबसे पहले है थेफ्ट और रोबरी। बुजुर्ग देखो अपने घरों में ना अक्सर अकेले रहते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव में कई बार दोस्त कम हो जाते हैं, परिवार के लोग कम साथ देते हैं कई बार, तो वो अकेले रहने लगते हैं, जिससे चोरी या फिर लूटपाट का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है चीटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। देखो जो फ्रॉड करने वाले हैं ना वो बुजुर्गों को कई बार टारगेट करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का नेचर जहाँ सिंपल होता है और वो ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। लेकिन इसी ट्रस्ट और सिंपल नेचर का फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठाते हैं और झांसे में लेके उन्हें चीट करते हैं। फिर है साइबर क्राइम। जैसे आजकल नए नए क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट का झांसा देके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, या फिर कई बार वो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम चल रहा है आजकल। तो उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस आ गई। किसी को भी फ़ोन करते हैं ना, बेशक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, लेकिन पहले वो अवेयरनेस वाला कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, हम किसी भी कॉल पे विश्वास ना करें, वो वाला। तो कहने का मतलब ये है टेक्नोलॉजी के बारे में ना कई बार बुजुर्ग उतना अपडेटेड नहीं होते, तो फेक कॉल्स के थ्रू यूपीआई फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड स्कैम, लॉटरी फ्रॉड, इन सब स्कैम्स के वो शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्जरी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉड्स। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसे बुजुर्गों के फर्जी साइन करवा लिए, मतलब कई बार तो झांसा दे के साइन करवा लिए जाते हैं धोखे से, और कई बार तो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। फिर नेक्स्ट है फिजिकल क्राइम्स। उम्र के आखिरी पड़ाव में देखो कई बार शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो वल्नरेबल हो जाते हैं बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत बार पैसा लूटने के लिए, डकैती के लिए उनका मर्डर कर दिया जाता है, असोल्ट, हरासमेंट, ये सब केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। क्यों वल्नरेबल हैं एल्डर्स? काइंड ऑफ देखो इनडायरेक्टली तो हमने ये चीज़ कवर कर ही ली। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो अकेले रह रहे हैं। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन बड़ा है ना, तो बहुत सारे बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, तो जो अकेला रहेगा वो ज़्यादा वल्नरेबल होगा ही। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 90 मिलियन जो एल्डर्स हैं ना पूरी दुनिया भर में अकेले रहते हैं। इंडिया में 40% सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। फिर नेक्स्ट है उम्र के साथ देखो ताकत कम होने लगती है, इसलिए क्रिमिनल्स उनको आसानी से नुकसान पहुंचा पाते हैं, इसलिए वो इजी टारगेट हैं। कई बुजुर्ग यादाश्त की समस्या से सफ़र कर रहे होते हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ का शिकार होते हैं, आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई भी उनको झांसा दे दे तो वो ट्रस्ट आसानी से कर लेते हैं। और देखो उम्र के आखिरी पड़ाव में ना सच्चाई और ईमानदारी में कई बार बुजुर्ग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कोई फेक कॉल सेंटर वाले उन्हें कॉल करते हैं तो फिर वो मान लेते हैं इसलिए, अच्छा ये बोल रहा है तो ऐसा होगा। और साइबर क्रिमिनल्स फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो काइंड ऑफ ये पॉइंट्स हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए, वो रिपीटिशन ही है। किस टाइप के क्राइम्स बढ़ रहे हैं और क्यों क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है, शरीर कमज़ोर है, वो सारी चीज़ें। 2004 में देखो, अब नेक्स्ट सेक्शन है कि सीनियर
सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया है। दिल्ली पुलिस का मॉडल है एक 2004 में ना एल्डर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब इस मॉडल में क्या है, बुजुर्ग सिटीजन्स के लिए ना, बुजुर्गों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं पुलिस के साथ में ताकि पुलिस उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखे। डोमेस्टिक हेल्प एंड जो किराएदार हैं उनकी ज़्यादा अच्छे से वेरिफिकेशन होती है जो बुजुर्गों के साथ रहते हैं। इसके अलावा पुलिस एनजीओज और स्टूडेंट्स के थ्रू उन अकेले रहने वाले बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये दिल्ली पुलिस का मॉडल है। कई बार मैं जैसे जाता हूँ ना किसी मोहल्ले वगैरह में, तो वहाँ पे ना एक स्पेशल दिल्ली पुलिस का एक बोर्ड सा लगा होता है कि एल्डर रजिस्टर्ड विद दिल्ली पुलिस, ताकि अपराधियों को एक चेतावनी हो कि ये जो एल्डर हैं ये दिल्ली पुलिस के टच में है पूरा, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो इन पे दिल्ली पुलिस की नज़र है, ताकि एक डेटरेंस सा पैदा किया जाए। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो एक प्रकार से एक्सपोज करने वाली बात भी तो होगी ना कि इस घर में एल्डर्स रहते हैं, तो बल्कि जिनको पहले नहीं पता होगा उनको भी पता लग जाएगा। ये बात मैंने सोची थी उस समय कि दिल्ली पुलिस ने बोर्ड लगा दिया कि हाँ भाई एल्डर्स जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हैं और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पुलिस ऐसा है, तो फिर पता भी तो लग गया ना जो लोग रोबरी वगैरह करना चाहते हैं कि हाँ ये इस घर में एल्डर रहते हैं। और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, देखो पुलिस को ना थोड़े और एल्डर फ्रेंडली इनिशिएटिव चलाने चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन पेट्रोल्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स फॉर एल्डर्स हेल्प। एल्डर्स को थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए ताकि वो साइबर फ्रॉड से बच सकें। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। एल्डर्स को नेबरहुड का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, मतलब जो नेबरहुड हैं उन्हें भी सचेत किया जाए कि देखो इस घर में एल्डर रहते हैं और आप सचेत रहिएगा, यहाँ पे कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो आप तुरंत हमें सूचित करें। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन। अब जो एल्डर्स के अगेंस्ट क्राइम होते हैं ना, जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलवाने के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन लॉज हो। फिर है फैमिली रोल। अब देखो कई बार बुजुर्ग फैमिली होने के बावजूद फैमिली से अलग रहते हैं, तो ये तो हमारे समाज की गलती है। देखो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होने चाहिए, फैमिली रेगुलर विजिट करे एल्डर्स के पास में, सीनियर लोगों को सपोर्ट करने के लिए अलग से प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में देखो ये बोला जाता है जो एल्डर्स की सिक्योरिटी है वो सिर्फ देखो पुलिस का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी काम है। हमारे समाज में एल्डर्स रहते हैं और यहाँ पे समाज में ना थोड़ी फैमिली वैल्यूज़ को भी मजबूत करने की आवश्यकता है कि फैमिली होते हुए एल्डर्स अलग ना रहें। समझ गए? एल्डर्स सिर्फ देखो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है एल्डर्स। एल्डर्स से ही समाज का जो विजडम है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो उनकी सुरक्षा करना हम सब का फर्ज है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज की कॉस्ट को रेगुलेट करने से संबंधित एक जजमेंट आई है, उस इश्यू से संबंधित है। सिलेबस में ना आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक पीआईएल फाइल की गई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वसूलते हैं इलाज की। तो इस पीआईएल पे फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ना फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में ना इलाज के लिए जो प्रोसीजर्स है ना उनके रेट्स को रेगुलेट कीजिए। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया जाता है, कैटरैक्ट आई की एक प्रॉब्लम है जिसमें आँख का जो लेंस है ना वो ओपेक होता जाता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है। अब इसके इलाज की कॉस्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है 10,000, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कैटरैक्ट के इलाज की जो कॉस्ट है ना वो 30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में है। इतना डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ना जजमेंट देते वक्त क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 का ना रूल नंबर 9 इन्वोक किया, जिसके अनुसार ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करके विभिन्न डिजीज के इलाज के लिए ना रेट डिफाइन कर सकती है और उसके बाद क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को यानी कि हॉस्पिटल्स को उसी रेट की रेंज में पैसा वसूलना होगा, उससे ज़्यादा नहीं वसूला जा सकता। वैसे तो देखो ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट वाला एक्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ना इसके साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं।
इसी वजह से राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है ना, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश देना कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसे रेगुलेट कीजिए, ये देखो इतना आसान नहीं है। हमारे देश में ना हेल्थ मार्केट जो है ना वो इनपरफेक्ट है, इनएफिशिएंट है, इनइक्विटीज भरी हुई है हेल्थ मार्केट में। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आमतौर पे देखो, आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हो ना, फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट लेने गए, आपके सामने ना बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे टूथपेस्ट के, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कई सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अलग अलग फ्लेवर के मिलेंगे, जो चाहो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसी प्रकार से फ्रूट्स लेने आप जाते हो, आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन देखो हेल्थ केयर मार्केट में ऐसा नहीं है, बहुत कम प्लेयर होते हैं हेल्थ केयर मार्केट में, आपको मजबूरी में उन्हीं के पास जाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन की ना एसिमेट्री बहुत ज्यादा है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब पेशेंट को कभी कुछ नहीं समझ में आता कि डॉक्टर क्या रेकमेंड कर रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स देखो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जानबूझ के कुछ टेस्ट बता देते हैं ताकि उनके हॉस्पिटल में जो लैब है उनको फायदा हो। लेकिन पेशेंट को कभी नहीं पता लगता कि मुझे ये इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है, मेरे ऊपर ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री रहती है। तीसरे नंबर पे इक्विटी नहीं है। मतलब देखो अमीर लोग जो हैं वो अच्छा इलाज करवा पाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो हर जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा पाते, उनको मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। समझे? तो हेल्थ केयर मार्केट इनपरफेक्ट है, इनएफिशिएंट है और इक्विटी नहीं है। अब कहने को देखो ये बोला जा सकता है कि हेल्थ केयर मार्केट में ना कंपटीशन पैदा करने के लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एम्पावर करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज उपलब्ध करवाओ। बट देखो ये बात तो आज़ादी के बाद से ही कही जा रही है, नहीं पॉसिबल है। सरकारी अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। कभी आपका ना दिल्ली में एम्स की साइड चक्कर लगे तो आपने देखा होगा एम्स हॉस्पिटल के बाहर ना लिटरली बहुत लंबी लाइन लगी होती है पेशेंट्स की। मतलब हॉस्पिटल के बाहर भी आपको पेशेंट्स वेट करते दिखेंगे और हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर की ओपीडी के बाहर 100-200 लोगों की लाइन आपको मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना बहुत लंबी वेटिंग लाइन है और कुछ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डॉक्टर्स की भारी कमी देखने को मिलती है। इसलिए यह सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एम्पावर करो, क्योंकि इसके अपने अलग से चैलेंजेस हैं। फिर देखो एक और सॉल्यूशन दिया जाता है, यार्डस्टिक कंपटीशन। यार्डस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे आप ना कोई चीज़ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, तो आप ना सिमिलर मोबाइल फ़ोन्स जो है ना अलग अलग कंपनीज के, जैसे वन प्लस का, सैमसंग का, एप्पल का, सबका आप कंपेयर करोगे, मॉडल, प्राइस में कितना डिफरेंस है, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, आप सबको आपस में कंपेयर करोगे, उसके बाद डिसीजन लोगे। तो यार्डस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सरकार ना अलग अलग डिजीज के इलाज के लिए ना मार्केट में एक सर्वे करे कि हाँ भाई कौन से हॉस्पिटल में कितने पैसे लगते हैं इस डिजीज के इलाज के लिए, और उन सब की ना एक एवरेज निकाल ले, और फिर ये एवरेज एक प्रकार से ना कैप लगा दे सरकार कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जा सकते इस डिजीज के लिए। और वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो कैप लगाने से पहले वो रेंज सरकार ने डिफाइन की, क्योंकि उससे पहले सरकार ने पूरा मार्केट में सर्वे किया था कि कौन सा डिजीज के इलाज के लिए कितना रेट चल रहा है, फिर उसके हिसाब से सरकार ने एक बेंचमार्क बना दिया। ये होता है यार्डस्टिक कंपटीशन। तो उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही अब विभिन्न हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैसे पेशेंट से वसूलेंगे, और कोई हॉस्पिटल ना अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वैसे देखो अब राइटर इसका जवाब देते हैं, ये सॉल्यूशन तो सही है यार्डस्टिक कंपटीशन, बट इसमें दिक्कत ये है कि ना अलग अलग पेशेंट्स की जो प्रोफाइल है ना वो अलग अलग होती है। अब कैटरैक्ट की सर्जरी की बात है, हर एक पेशेंट की सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है, कुछ पेशेंट्स की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कैटरैक्ट के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आंखों में। तो बिल्कुल एकदम बेंचमार्क डिसाइड करना कि कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए इतने ही रुपए लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझे। फिर इसका फर्दर सॉल्यूशन राइटर सजेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये सबसे बेस्ट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस।
जितना डीप में जाके आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी करोगे ना, कि पेशेंट को जब ये समस्या थी तो डॉक्टर ने ये चीज़ सजेस्ट की, ये दवाई सजेस्ट की, उसके बाद अगर पेशेंट कहता है कि मुझे आराम नहीं आया और ज़्यादा धुंधला दिखने लगा, तो फिर डॉक्टर ये स्टेप उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्दर टेस्ट करवाएंगे। मतलब बिल्कुल डीप में जाके ना ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए ये ड्रा करो। इससे क्या होगा, अगर डीप में जाके ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस सरकार डिफाइन करेगी ना, तो फिर ना कई बार ना डॉक्टर्स अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, मतलब फालतू के टेस्ट नहीं करवा सकेंगे। अगर करवाएंगे तो इसका मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, फिर वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अपने हिसाब से एक्शन लेगी। अगर ये डिटेल्ड से जारी की जाती है ना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकल सकता है। राइटर कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च दोनों ने मिलकर ना कोशिश की थी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने की, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग फ्रेमवर्क को ड्रा किया जा सके। मतलब गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की अगर ड्रा कर ली जाएगी तो फिर तो ये बताना आसान हो जाएगा ना कौन से डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा आएगा, कैसी सिचुएशन में। बट देखो ये प्रयास ही रह गया, क्योंकि ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से ना तो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड किया गया, ना ही रिप्रेजेंटेटिव्स आए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने के लिए। इस वजह से ये गाइडलाइंस डेवलप नहीं हो सकी। देखो किसी भी देश में ना कायदे से होना ऐसा चाहिए कि ना जब जनता इलाज के लिए जाती है ना, उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम से कम देना पड़े। होना यह चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार दोनों मिलकर काम करें और जनता का इलाज के लिए ना कम से कम पैसा देना पड़े। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे सरकार अवेयरनेस फैलाए कि हर एक नागरिक ना साल में कम से कम 1,000-1,500 रुपये हेल्थ केयर के लिए दे इंश्योरेंस कंपनीज को, मतलब अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। अब सभी लोग थोड़ा थोड़ा 1,000-500 देंगे ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो फिर देखो सारे तो बीमार नहीं होंगे, कुछ ही लोग बीमार होंगे। तो वो बीमार होंगे ना तो उनका अलग से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी इंश्योरेंस करवाया होगा। बाकी लोग बीमार नहीं हुए तो उनका जो प्रीमियम है ना, जो बीमार नहीं हुए, काम आ गया उन लोगों के जो बीमार हुए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। कायदे से देखो यही होता है डेवलप कंट्रीज में, बट हमारे देश में ना बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार की बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला है ना कि आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स को ठीक से इंप्लीमेंट करो, कैप लगाओ। देखो कैप तो सरकार ना दूसरी चीज़ों में भी लगाती है, जैसे स्टंट जो लगते हैं हार्ट ठीक से काम करे इसके लिए, इसके प्राइसेस पर सरकार ने कैप लगा दिया था 2017 के बाद से, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। इवन सरकार ने तो डॉक्टर्स को यह भी बोला है कि आप पहली प्रायोरिटी के तौर पे जेनरिक मेडिसिन सजेस्ट कीजिए, लेकिन डॉक्टर्स अभी ऐसा नहीं करते। उनके अलग से अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जेनरिक जो मेडिसिन हैं कई बार इफेक्टिव नहीं होती, और सरकार हमें डिसाइड करने दे कि कब कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करनी है, हमारे ऊपर कोई डिसीजन इम्पोज ना करे, ये डॉक्टर्स का कहना होता है। लेकिन ना राइटर का पॉइंट आप समझिए, वो कहते हैं कैप लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। हम बात करें ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स की, कुछ ही राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो सरकार ने कैप लगा भी दिया तो भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो बहुत पुअर है। इसीलिए सॉल्यूशन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने में है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस डेवलप कीजिए। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने एल्डर्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया, किस प्रकार से एल्डर्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम्स का पैटर्न, चोरी, रोबरी, साइबर क्राइम्स, पर्सनल प्रॉपर्टी फ्रॉड, ये सब बढ़ रहे हैं। वल्नरेबल क्यों हैं एल्डर्स, अकेले में रहते हैं, फिजिकली वल्नरेबल हैं, आसानी से विश्वास कर लेते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कम है। स्केल क्या है प्रॉब्लम का, हमारे देश में देखो 112 मिलियन लोग 60
की एज से ज़्यादा है जो अकेले रहते हैं। 112 मिलियन लोग हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा है और उसमें से 40% सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस का एक मॉडल है, फ्री हेल्पलाइन है, रजिस्टर होते हैं जो एल्डर्स हैं। लेकिन देखो फैमिली वैल्यूज़ को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। एल्डर सिटीजन पेट्रोल्स, नेबरहुड का इन्वॉल्वमेंट, एनजीओ की सपोर्ट, अडोप्ट ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब इनिशिएटिव पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से आज़ादी के 76 ईयर्स बाद भी मैनुअल स्क्वेंजिंग चलती है। और कानून है 2013 में आया था लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। पंथलाल जिसकी डेथ हो गई थी 18 मार्च को, उसके 4 लड़कियां हैं, एक बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ बोला है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 2013 में कानून आया था लेकिन कन्विक्शन नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं जैसे नमस्ते स्कीम है, इसके अलावा और कौन सी स्कीम्स हैं, और सरकार की स्कीम्स हैं जैसे ये वाली PEMSR, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन भी था। ये 3-4 स्कीम्स चलाई हैं सरकार ने लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ना मशीन दी गई है, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मैनुअल स्क्वेंजिंग से जोड़ के देखा जाता है, अल्टरनेट जॉब्स उनको नहीं दी गई है। तो ये सारी दिक्कतें हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑपरेशन है एक प्रकार से, इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एल्डर्स से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।